हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी फर्स्ट सेम की मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या स्टडी किया था लास्ट 2 वीडियोज़ में, न्यूटन के जो नियम हैं तीनों उनको देखा था, न्यूटन्स लॉज को। देन हमने स्टडी की थी कि सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। तो द्वितीय नियम को रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे गति के जो दूसरे है, पहला और तृतीय, फर्स्ट और थर्ड लॉ जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आज तीसरे वीडियो है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग और कोणीय संवेग जो है उनके कंजर्वेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला हम देख रहे हैं वो है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, इसका आप ये भी लिख सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कोई भी आपने सिस्टम लिया, उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लग रहा है, बाह्य बल नहीं लगेगा तो उसका जो कुल रेखीय संवेग है वो नियत रहेगा। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट इफ no external force acts on the system, the total linear momentum of the system remains constant। ठीक है, अब ये तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, किसका कथन है क्या। अब हमको इसको प्रूव करना है। तो प्रूव कर कैसे करेंगे? देखो, एग्जाम में आप इतना से तो लिख के नहीं आओगे ना, 1 नंबर में आया तब तो इतना से लिखोगे, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो बड़ा लिखना पड़ेगा। तो क्या करोगे, हम ये मान लेते हैं कि जो सिस्टम है ना उसमें कोई 2 कण हैं। ठीक है, 2 पार्टिकल्स है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। ठीक है, 2 पार्टिकल्स है, पहले वाले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है। और संवेग की बात करें, मोमेंटम, एक का मोमेंटम p1 है, दूसरे का p2 है। और हम ये कंसीडर करते हैं एक बार के लिए कि अगर मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो पहले पार्टिकल के ऊपर F1 लग रहा है, दूसरे पार्टिकल के ऊपर बाह्य बल कितना लग रहा है? F2 लग रहा है। ठीक है, 2 फोर्सेस तो ये हो गए। और क्या होगा कि पहला पार्टिकल भी दूसरे पार्टिकल पे बल लगाएगा और दूसरा पार्टिकल भी फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए बोल रही हूँ ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो बराबर तरीके से जो भी चीज़ है उसको समझ पाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब एफ कैसे लिखेंगे उसको? F12 जो 1 2 पे लगा रहा है, और F21 यानी 2/1। ठीक है, सेकेंड नंबर का पार्टिकल पहले के ऊपर कितना लिखा आ रहा है जो हो गया। अब अगर मैं लिखना चाहूँ कि पहले पार्टिकल पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो कैसे लिखूँगी मैं? पहले पार्टिकल के ऊपर एक तो F1 लग रहा है और दूसरा पार्टिकल भी तो फर्स्ट पे लगा रहा है ना, तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग? प्लस F21। ठीक है, और सेकंड वाला जो पार्टिकल है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना है? तो एक तो जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं सेकंड पार्टिकल पे वो F2 प्लस F12, यानी फर्स्ट वाला पार्टिकल जो सेकंड पे लगा रहा है फोर्स, वो वाला फोर्स हो गया। तो ये क्या है? टोटल फोर्स है फर्स्ट पार्टिकल पे। ये क्या है? टोटल फोर्स है सेकंड पार्टिकल पे। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है अपने को? F=dp/dt होता है। बल किसके बराबर होता है? रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका P1 पता है हमको मोमेंटम, इसका मोमेंटम P2 पता है हमको सेकंड पार्टिकल का। तो इक्वेशन लिख दो। क्या लिखोगे? प्रथम कण के लिए गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फर्स्ट पार्टिकल क्या होगी? F1 वेक्टर, फोर्स क्यू की एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी ना, F21 वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? सॉरी, इक्वल्स टू dp1/dt। और इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाएगी? F2 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर इज इक्वल टू dp2/dt। ओके, अब अगर हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे?
लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी, इधर राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी, जोड़ो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इक्वल्स टू क्या, dp1 वेक्टर बाय dt प्लस dp2 वेक्टर बाय dt। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद में क्या करोगे आप, ये चीज़ तो सेम, या फिर चाहे यही लिख दो d/dt ऑफ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, d/dt दोनों में कॉमन है ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, एक्शन रिएक्शन लॉ, वो क्या बोलता है, पहला पार्टिकल दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है और दूसरा पार्टिकल पहले पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और साइन में अपोजिट होते हैं। इसका मतलब F12 वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस F21 वेक्टर के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को जब आप इसमें यूज़ करोगे ना, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये कितना बन जाएगा, 0। तो इस साइड में क्या बचेगा अपने पास में, F1 प्लस F2 बचेगा। और ये एक तरीके से क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स है ना, किसके बराबर, उधर से देखो d/dt ऑफ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि हमको पता है कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कितना है, पता है इन द सेंस कि अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मान रहे हैं ना, तो अभी कंजर्वेशन के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। इस चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको 0 करो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है तो इससे क्या निकल के आएगा, ये वाली टर्म 0 है लेफ्ट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड भी 0 होगी। तो d/dt ऑफ p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस क्वांटिटी का समय के साथ में जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अवकलन, वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है, ये राशि कैसी है, नियत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का p कैसे दिया जाएगा, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। टोटल मोमेंटम ये होगा, दो ही पार्टिकल है ना, तो दोनों का जोड़ लो, तो वो कैसा है, कांस्टेंट है, नियत है। ओके, अब अगर मान लो कि म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है इन पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वजह से जो मोमेंटम है दोनों बॉडीज़ का वो चेंज हो रहा है, एक का p1 डैश मान लो, एक का p2 डैश मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है ना, तो कांस्टेंट रहेगा तो p1 डैश प्लस p2 डैश किसके बराबर होगा, p1 प्लस p2 के बराबर होगा। ठीक है, इसको भी आप लोग चाहो तो लिख लो कि अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, ओके, और मोमेंटम उनका चेंज होकर p1 डैश और p2 डैश हो रहा है, तो उस केस में क्या लिखोगे, टोटल मोमेंटम कैसे दिया जाएगा, p1 डैश वेक्टर प्लस p2 डैश वेक्टर इक्वल्स टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब आप उसको किससे भी डिनोट कर दे, कितना भी इंटरेक्शन हो जाए, लेकिन अगर बाहर से हम लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा। मोमेंटम को इसको आप और खोल के लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, मतलब मान लो कि ये पहले था ये बाद में था, इस तरीके से कुछ लिखो तो ठीक है। अब मान लो पहले p1 p2 थे, बाद में कुछ इंटरेक्शन हुआ, p1 डैश p2 डैश हो गया, तो क्या होगा, p1 प्लस p2 p1 डैश प्लस p2 डैश के बराबर होगा। ठीक है, इसको खोल के लिखना चाहो तो m1 इनिशियल जो होता है, हम लोग प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं, u1 मानते हैं ना, तो m1 u1 लिख दो। ये क्या हो जाएगा, m2 u2, पहले वाले पार्टिकल का मास m1 और वेलोसिटी फाइनल मान लो v1, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल थी तो u1 u2 लिख दी, यहाँ पे फाइनल है तो v1 v2 लिख दो। अब मास तो स्केलर है, अदिश राशि है, और वेलोसिटी वेक्टर है तो वो लगा दो। ये क्या है, प्रारंभिक वेग है दोनों बॉडीज़ के, और ये क्या है, फाइनल वेग है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, कि जब भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड का मतलब भी क्या होता है कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, हिंदी में मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, विलगत या जो भी होता होगा आप लोग देख लेना। तो जब भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके ऊपर मतलब बाहर से कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो उसका जो प्रारंभिक रेखीय संवेग होगा और जो अंतिम रेखीय संवेग होगा, इनिशियल और फाइनल लीनियर मोमेंटम जो है वो बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इसके अपन ये तो अपन ने थ्योरी और ये सब पढ़ लिया। इसके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जैसे आप गन से बुलेट फायर करते हो तो गन क्या होती है, रिकॉइल होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। रॉकेट जो होते हैं, जो अपन मेनली स्टडी करते हैं ना इसका, तो रॉकेट के बारे में पढ़ते हैं। तो रॉकेट जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या लगता है, यही लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर ही रॉकेट काम करता है। तो इसके लिख सकते हो आप एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में लिख देना।
रॉकेट इस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। दूसरा गन फायरिंग वाला लिख सकते हो, बुलेट निकलती है तो गन जो है वो रिकॉइल होती है, ओके। इस तरीके से आप लोग चीज़ें दे सकते हो। तो एक बार वापस रिवाइज कर लो। अब आज में एंगुलर मोमेंटम नेक्स्ट में देखेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? अगर किसी सिस्टम पे बाहर से काम नहीं कर रहा है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, चाहे उसमें अब जैसे यहाँ पे 2 पार्टिकल्स का एग्जांपल लिया, आप 3 का ले लो, ठीक है, तो उसमें टोटल तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमने बोल दिया कि पार्टिकल पहले के ऊपर फोर्स F1 लग रहा है, दूसरे पे F2 लग रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, p1 p2 इनके लीनियर मोमेंटम है। अब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो F12 और F2 में लिख दिया। अगर आप सीधा तीसरा वीडियो देखोगे ना तो हो सकता है वो कम समझ में आए, तो आप पहला और दूसरा वीडियो देख के ही तीसरा वीडियो आए, ठीक है। ये न्यूटन के द्वितीय नियम से F=dp/dt होता है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिख दी, फर्स्ट पार्टिकल पे टोटल फोर्स ये रहा, ये उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सेम सेकंड के लिए दोनों को हमने ऐड कर लिया, न्यूटन का जो थर्ड नियम है उसको यूज़ किया, ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो ये हो गया। इसको हम टोटल F एक्सटर्नल लिख सकते हैं। ये चीज़ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ये वाली चीज़ जीरो हो गई, मतलब ये वाली चीज़ कांस्टेंट हो गई। फिर मान लो कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, मोमेंटम और वेलोसिटी, मतलब उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है, तो हो सकता है P1 और P2 थे, एक का कम हो गया तो दूसरे का बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का सम यानी टोटल जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसको आप मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, उस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकते हो। फिर रॉकेट वगैरह के एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।